नाउ लेट्स डिस्कस एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटली कैसे इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया गया उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली अच्छे से किसने बताया था, किसने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, वो की थी हर्ट्ज ने। किसने की थी? हर्ट्ज ने। तो इन्होंने क्या किया, देखो एक सिंपल सा डिवाइस बनाया। वो डिवाइस में क्या क्या चीज़ें थी देखिए। ये डिवाइस था बना हुआ किसका? एक क्वार्ट्ज की एक ट्यूब थी। इस तरह से एक क्वार्ट्ज की ट्यूब थी, ठीक है। ये थी क्वार्ट्ज की ट्यूब, इवैक्यूएटेड ट्यूब थी। इवैक्यूएटेड मतलब हो गया, समझ लो इसके अंदर क्या वैक्यूम था। अब ये एक क्वार्ट्ज की ट्यूब से बना था। इस क्वार्ट्ज की ट्यूब में रखा गया था दो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड जो था उसका नाम रखा गया कैथोड। और ये कैथोड किस मटेरियल से बना था? ये मटेरियल था कौन सा? फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये जो कैथोड है ये किस मटेरियल से बना हुआ है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, हम लोगों को क्या चाहिए था? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम लोगों ने तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बनी हुई जो प्लेट है, ठीक है, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट जो है उसको बोला गया कैथोड। और एक रखा गया यहाँ पे एनोड, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एक एनोड। एनोड जो है वो कोई भी एक मेटल की प्लेट थी, ठीक है। ये जो एनोड है ये आ गया मेरे पास एनोड। इसको यहाँ से ए से लिख देते हैं। ये भी क्या थी? ये भी एक मेटल की प्लेट थी। अब हमारे पास ये जो कैथोड और एनोड हो गया, इनको जोड़ा गया। अब क्योंकि देखो आप करना क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो जब यहाँ पर ये क्या है? फोटो सेंसिटिव प्लेट है। इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे जब रेडिएशंस गिरेंगी और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड से और वो एनोड की तरफ जाएंगे तो इस सर्किट में फ़्लो करेंगे। तो आपको ये पता करने के लिए कि हाँ इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, आपको चाहिए एक मिली एम्पियर मीटर, ठीक है। एक एम्पियर मीटर चाहिए बेसिकली। और यहाँ पे मिली एम्पियर मीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये करंट जो है ना बड़ी ज़्यादा नहीं होती है, तो कम इसकी वैल्यू होती है। तो कम वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमें चाहिए होता है मिली एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मिली एम्पियर मीटर लगा दिया। और हमें चाहिए यहाँ पर, और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था? एक लगा हुआ था यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। ये आ गया यहाँ पर वोल्ट मीटर, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास प्लेट ए है ना, यहाँ जो आप कह सकते हो जो हमारे पास एनोड है, इस एनोड को हम लोग पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी का पोटेंशियल दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये जो मैं भी नया अरेंजमेंट यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ, इस सेटअप की हेल्प से हम इसको पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम इस तरह से इसको एक एडिशनल सर्किट हम यहाँ पे लगा देंगे, लगाया गया था जब ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप अलग से यहाँ पे लगाया गया इस एनोड का पोटेंशियल बदलने के लिए। क्यों बदलना था पोटेंशियल? यहाँ पे एनोड का पोटेंशियल बदलने के लिए। आप सोचोगे सर क्यों बदलना है पोटेंशियल? इसका पोटेंशियल बदलने की हमें क्या ज़रूरत है? हमने इसका पोटेंशियल इसलिए बदलना है क्योंकि हमने इसको अलग अलग तरह से इसको स्टडी करना है। इस पूरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल में स्टडी करनी है। उस डिटेल में स्टडी करने के लिए हमको इसका पोटेंशियल जो है वो बदलना है। और उसको बदलने के लिए हमें ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसके साथ कुछ एडिशनल में हमें सर्किट जोड़ना पड़ेगा। और वो सर्किट कुछ इस तरह का था। हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर ली और ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया हमने क्या, एक रियोस्टेट। ये हमने एक रियोस्टेट कनेक्ट कर देना है सो दैट कि मैं इसका पोटेंशियल आराम से बदल पाऊँ। और यहाँ पे हमने यूज़ कर ली एक की। जब की इंसर्ट करूँगा तो ये वाला जो पार्ट है ना सर्किट का, ये भी आ जाएगा, इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने ये एक रियोस्टेट। तो ये पूरा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये कैथोड है, ठीक है। कैथोड जो है एक फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल से बनी हुई है, प्लेट है। ये एनोड है, एनोड कोई भी एक मेटल है, ठीक है। उसके बाद ये जो एनोड और कैथोड है इसके साथ कनेक्टेड किया हुआ है एक मिली एम्पेयर मीटर करंट को मेज़र करने के लिए। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड करने के लिए। अब इस पूरे सर्किट के साथ आप देख रहे हो, इस पूरे सर्किट के साथ
एक्चुअली में देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो ये जो एक्स्ट्रा सर्किट है ना, इसके बिना भी हमारा काम चल सकता था, है ना। क्योंकि हमने क्या मेज़र करना है, हमने तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करनी है। तो आप खुद सोचो, ये सर्किट अगर मैं यहाँ पे नहीं भी ड्रा करता तो यहाँ से करंट, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, यहाँ पे गिरेंगी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे कैथोड से, क्योंकि फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना हुआ है, वो कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, और इस तरह से हमें करंट मिल जाएगी और वोल्टमीटर से पोटेंशियल का डिफरेंस भी मेजर हो जाएगा। लेकिन ये मैं एडिशनल पार्ट यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ये किस लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब की हुआ क्या इसमें, यहाँ पर एक किसका यूज़ करने से, जब एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, याद है ना यहाँ पे किस रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है आपको डिटेल में आई थिंक पता होगा, आपने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा इसको। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक मतलब होता है कलर एसोसिएट होती है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। तो यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे हमने इंसिडेंट करनी है, यानी कि आप कह सकते हैं यार वाइट लाइट नहीं हमने इंसिडेंट करनी, क्योंकि वाइट लाइट में 7 तरह की वेवलेंथें इकट्ठी चलती हैं, या 7 तरह के कलर इकट्ठे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करनी है, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की, ठीक है। मान लो इस तरह से मोनोक्रोमेटिक लाइट इस प्लेट पे गिर रही है। जब इस प्लेट पे मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरेगी, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे गिरेगी, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाए, ठीक है, वो बताऊंगा आगे जाके। ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी की बाद मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये भी हमने आगे जाके भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस कैथोड पे गिरेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना शो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, इस एनोड की तरफ। क्योंकि आप देखो इस पूरे सर्किट में इस एनोड को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये देखो एनोड जो है पॉजिटिव होता है ना, एनोड जो है वो पॉजिटिव प्लेट है, कैथोड नेगेटिव प्लेट है। तो ये देखो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है एट द एंड ऑफ डे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, और जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे सर्किट पूरा कंप्लीट इस तरह से करके मिली एम्पीयर मीटर में करंट का पता चल जाएगा, वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने करंट मेजर करनी है। तो ये फेनोमेना पूरा टेक प्लेस हो रहा था इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। और हम लोग इस तरह से, अगर हमने देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, और एनोड जो हमने क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, फिर से बता रहा हूँ आपको, ट्रैवल करेंगे, यहाँ से मिली एम्पीयर मीटर में मेजर हो जाएंगे, मतलब मिली एम्पीयर मीटर से पता चल जाएगा कि कितनी करंट आ रही है, और यहाँ वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस का पता हमें चल जाएगा। और इस तरह से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फेनोमेना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक एक करके डिटेल में इसको समझना है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का, कि यार इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इंटेंसिटी है जो लाइट की, है ना, इंटेंसिटी है जो लाइट की, वो यानी कि आप कह सकते हो कि किस तरह से जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करती है। कितना करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यार कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी हो गया एक तरह से नंबर ऑफ लाइन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 ही आपकी रेज आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है मेटल पे, और ठीक है। और मान लो कि एक जो ये है ना, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, ठीक है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है वैसे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 to 1 इंटरेक्शन होती है। तो यहाँ से यहाँ पे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 3 फोटोन कोलाइड कर रहे हैं, तो मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, ठीक है। अब अगर सपोज करो ये जो नंबर ऑफ लाइन्स है अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ, यानी कि इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दूँ, अभी तक कितने निकल रहे थे, 3 निकल रहे थे, अब मैंने 3 लाइनें और ड्रा कर दी, यानी कि मैंने क्या बढ़ा दी, मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एक लाइन है ना, ये जो मैं आपको एक लाइन ड्रा करके दिखा रहा हूँ, मान लो ये यहाँ से एक फोटोन आ रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है। तो जब मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए वो भी बढ़ गए, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, है ना। तो हम लोग इसको किस तरह से देखेंगे, देखो मान लो कि आपने क्या किया, ये जो मेरा एनोड है ना, इसको आपने क्या किया, एक पॉजिटिव
विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी आपने इसको पॉजिटिव रखा हुआ है ना, यहाँ पे की को इंसर्ट किया हुआ है। ये आपका जो एनोड है ये एक तरह से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, आप सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो कि आपने जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की ना, अगर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को जब हम समझेंगे ना तब हम इंटेंसिटी को नहीं छेड़ेंगे। इंटेंसिटी हम लोग इंटेंसिटी नहीं क्या कहते उसको, फ्रीक्वेंसी। जब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को स्टडी करेंगे तब हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि आप यहाँ पे जो रेडिएशन यूज़ कर रहे हो वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यूज़ कर रहे हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, मान लो फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स्ड है, आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, ठीक है। और आपने ये जो प्लेट ए पे जो आपने पोटेंशियल बनाया है ना, पोटेंशियल एक प्लेट ए पे आपने ये जो प्लेट ए पे जो पोटेंशियल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये भी आपने मेंटेन किया हुआ है, यानी कि प्लेट ए पे एक डेफिनेट पॉजिटिव पोटेंशियल है, डेफिनेट पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको भी नहीं बदलना है हमने, डेफिनेट पॉजिटिव पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो हमने क्या किया, एक तो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर ली, जो लाइट इसके ऊपर इस कैथोड पे इंसिडेंट हो रही है ना, जो लाइट इस कैथोड पे गिर रही है, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया कि यार एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ लाइट यहाँ पे गिर रही है। ये जो आपका एनोड है, इस एनोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक पॉजिटिव पोटेंशियल से, तो वो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो भी हमने फिक्स कर दिया, इसको भी अब चेंज नहीं कर रहे, ना इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ना हम चेंज कर रहे हैं एनोड ए जो कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ प्लेट के साथ, अब इसका पोटेंशियल भी नहीं बदल रहे, ना ए का पोटेंशियल बदल रहे हैं, ना हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या, अब हम एक ही चीज़ को बदलेंगे, किसको, इंटेंसिटी को। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज कर देंगे, इसकी इंटेंसिटी, ये जो लाइट है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इस पर गिर रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के देखेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी इंटेंसिटी जब बढ़ाते हैं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जब ऐसा होगा, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जब नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे बढ़ेंगी, ठीक है, इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तो ज़्यादा फोटोन गिरेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तो उस प्लेट पे क्या गिरेंगे, ज़्यादा फोटोन गिरेंगे। जब ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो वो फोटोन, अगर ढेर सारे फोटोन इस प्लेट पे गिरेंगे तो क्या होगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो क्या होगा भाई साहब, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ज़्यादा करंट मेजर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ किसके बीच में, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इंटेंसिटी और करंट के बीच में, कौन सी करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। किस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, इंटेंसिटी या आप कह सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन की, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी की रेडिएशन फेंकोगे, जितनी आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपने यहाँ पर देखो, जब आपने इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा ना, तो आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया, पोटेंशियल को फिक्स कर लिया, ठीक है, पोटेंशियल को भी फिक्स किया आपने, और यहाँ पे ये जो ये प्लेट ए पे जो पोटेंशियल कनेक्ट किया हुआ है ना, इसको तुमने फिक्स कर लिया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लिया, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट रखी। अगर 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही थी तो तुमने 10 हर्ट्ज़ की रखी, हाँ, बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो जब आपने इंटेंसिटी बढ़ा के देखा तो तुमने देखा हाँ इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा एमिट होना शुरू हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होते हैं तो जाहिर सी बात है करंट भी बढ़ने ही वाली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ पहले पोटेंशियल डिस्कस कर लेते हैं ना। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्टकट लिखने वाला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो समझ जाना, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये समझते हैं कि किस तरह से जो हमने प्लेट ए पे जो पोटेंशियल लगाया ना, प्लेट ए में जो पोटेंशियल हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको बदलूंगा तो देखते हैं
ये देखो यार, ये बता रहा हूँ मैं, ये जो प्लेट ए के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है ना, ये जो रियोस्टेट कनेक्ट किया हुआ है और इस तरह से बैटरी कनेक्ट की हुई है। अगर मैं इस प्लेट ए पे जो पोटेंशियल है, अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ, इवन कि मैं इसको बढ़ाता हूँ, तब देखते हैं यार कि करंट की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तब देखेंगे कि करंट की वैल्यू को क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं इसको जीरो रख देता हूँ तब भी देखेंगे कि करंट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या इसको कोई इफेक्ट पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। लेट्स चेक आउट, इसको देखते हैं, ठीक है। अब आपको ना डायग्राम भी साथ साथ में देखनी पड़ेगी, फिर ही समझ आएगा यार, ठीक है। दिखाई दे रही है ना, थोड़ा कैमरा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से दिख जाएं। अब देखो यहाँ पर, हाँ दिखाई दे रहा है ना। अब देखो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, क्या क्या सपोज करते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी जो है ना, इस बार आप क्या करने वाले हो, इंटेंसिटी फिक्स रखने वाले हो। इंटेंसिटी को नहीं बदलना, इंटेंसिटी फिक्स रखी है आपने। दूसरा क्या रखा फिक्स, आपने फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रखी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रखी हुई है। जब आप यहाँ पे इंटेंसिटी फिक्स रख रहे हो, फ्रीक्वेंसी फिक्स रख रहे हो, आपने बदलना क्या है, वी आर चेंजिंग ओनली, हम क्या चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग ओनली पोटेंशियल ऑन प्लेट ए। हम सिर्फ प्लेट ए पे जो पोटेंशियल है ना उसको बदल रहे हैं। हम सिर्फ जो प्लेट ए पे ये जो प्लेट है ना, इस पे जो पोटेंशियल है ना उसको बदल रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन वी विल ऑब्जर्व, ऐसे बोल सकते हो आप, देन वी विल ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हम पोटेंशियल, ये जो प्लेट ए है ना, इस पर इसका जो पोटेंशियल है इसको बदल कर देखेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। अब देखो यहाँ पर देखो, सपोज करो कि यहाँ से ना जब ये लाइट इस पे गिरी, कौन सी लाइट गिरी, याद रखना किस लाइट की बात करते हैं हम लोग, फिर एक बात और बता देता हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट। किस लाइट की बात करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की हमने, किस पे की, कैथोड पे की, जो कि क्या है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है क्या निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्या एमिट होंगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, मान लो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, 6 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। अब देखो क्या होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं ना, आगे जाके हम आइंस्टाइन की भी थ्योरी पढ़े समझेंगे कि आइंस्टाइन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था नोबेल प्राइज़। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम उसके बारे में तुम्हें पता नहीं ना होगा फिर आपको ही समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो आपके पास फोटोन है ना, फोटोन कर क्या रहे हैं, फोटोन बेसिकली कर क्या रहे हैं। ये फोटोन जो है ना, ये मान लो तुम्हारा फोटोन था, ये मान लो तुम्हारा फोटोन था। ये फोटोन जब इस मेटल की प्लेट पे गिरा, ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी, अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी, इस मेटल के प्लेट पे जब गिरा सारी एनर्जी दे दी इस इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली ना, ये जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, मान लो ऐसे, चलो कंसीडर करते हैं, इतनी नहीं मिलती इसको, लेकिन ऐसे कंसीडर करते हैं कि मान लो 10 जूल ऑफ एनर्जी इस फोटोन ने किसको दे दी, इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। किसको दे दी, इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब क्या होता है कि ये जो 10 जूल ऑफ एनर्जी इस फोटोन ने दी ना, किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, ये एनर्जी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। कुछ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी यूज़ होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने में, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने में, ठीक है। कुछ पार्ट, मान लो ऐसे कंसीडर करते हैं, इतनी एनर्जी लगती नहीं है, लेकिन ऐसे कंसीडर करते हैं कि मान लो 2 जूल ऑफ एनर्जी लग गई, क्या, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए लग गई। किसको करके, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने में लगी। और बाकी बची हुई 8 जूल एनर्जी का क्या होगा, बाकी बची हुई 8 जूल एनर्जी जो है वो उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है ना, उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी क्या, उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि, और यही एक्चुअली यही किसने बताया हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया हुआ है। हम इसको पूरा प्रॉपर्ली इस पूरे प्रॉपर्ली इसको डिस्कस भी करेंगे, एक अलग से पूरा टॉपिक इस पर रखेंगे, इसको पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी डेरिवेशन छोटी सी डेरिवेशन है, वो एग्जाम में पूछते भी हैं, तो उसको प्रॉपर्ली डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं ना होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप इस
टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसका रिव्यू आपको दे रहा हूँ कि क्या है कि यहाँ पे जो फोटोन होता है वो जितनी भी एनर्जी से आ रहा है, मान लो ऐसे सपोज करते हैं 10 जूल नहीं होती, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि 10 जूल एनर्जी लेके आया वो इलेक्ट्रॉन, जब इस पर इसके साथ कोलिजन होता है तो ये मान लो कि सारी एनर्जीज ने इलेक्ट्रॉन को दे दी। ये जो एनर्जीज इलेक्ट्रॉन को दी ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में लग जाता है और उसको पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है ना। मान लो कि यहाँ से जैसे अब यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ पे हमारे मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरी पर्टिकुलर, जैसे देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं। मान लो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी लाइट यहाँ पे गिर रही है और यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हो रही है। अब देखो सपोज कर लो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए ना, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। हर एक के पास ज़रूरी नहीं है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, हो सकता है इसके पास अलग हो, इसके पास अलग हो, सबके पास यहाँ पे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहती है। अब जब ये जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी है वो तो यहीं रहेंगे, जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो बड़ी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। और आपको करंट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा शुरू हो जाएगी। और जब आप इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम थी वो भी यहाँ पर, क्योंकि इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी तो जो हमारा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं वो ज़्यादा एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ पे नहीं आ रहे थे वो भी आना शुरू हो जाएंगे और करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको और अच्छे से समझते हैं एक ग्राफ प्लॉट करके। देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। सपोज करो हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। जब ग्राफ बनाया जाता है किसके बीच में, देखो ये है पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, ठीक है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल जो प्लेट ए पे है, ठीक है, ये मान लो इसकी 0 वैल्यू है, ऐसे इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। और ये जो है ना इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है, हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पोटेंशियल को बदल कर देखने वाले हैं प्लेट ए पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को चेंज करके ये देखने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है। तो देखो इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे पोटेंशियल एट ए है ना। इस एक्सिस, ये एक्सिस जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है फोटो पोटेंशियल कहाँ पे, प्लेट ए पे कितना रखा हुआ है, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ पे इस तरफ बढ़ता जाएगा और इस तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा। अब देखो 0 पोटेंशियल पे जब हमारी प्लेट ए पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जब हमारी प्लेट ए पे 0 पोटेंशियल होता है, मतलब यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे 0 पोटेंशियल रखा, जब यहाँ पे 0 पोटेंशियल होता है ना तब भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिल रही होती है, मतलब 0 पोटेंशियल पे भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिल रही होती है। वो क्यों मिल रही होती है उसका रीज़न यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेगा। वो इसलिए मिल रही होती है कि जब यहाँ पे जो कैथोड है ना, जब इसके ऊपर रेडिएशन आ रही है ना और गिर रही है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सबके सब इलेक्ट्रॉन्स का सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, कुछ का ज़्यादा होती है, कुछ का कम होती है। तो हो सकता है सपोज करते हैं कि जैसे यहाँ पे सपोज करो 6 इलेक्ट्रॉन्स निकले, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो और ये भी पॉजिटिव है भी नहीं, तब भी वो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बड़ी ज़्यादा है ना, इसलिए ये पॉजिटिव हो ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी बड़ी ज़्यादा है तो जैसे यहाँ से ये क्या हुए, एमिट हुए, तो चल पड़े ये एनोड की तरफ, बिना ये बुला भी नहीं रहा है, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक इसको बुलाएगा ही नहीं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन ये बुला भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसकी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, बड़े आराम से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जब हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल एट ए और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो 0 पोटेंशियल पे भी देखो ये क्या वैल्यू रखी हुई है, 0 वैल्यू रखी है ना, तो 0 पोटेंशियल पर भी हमें कुछ ना कुछ करंट देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, चलो पहले इस तरफ की बात करते हैं, अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ाता हूँ, मान लो 2 वोल्ट कर दिया, 3 वोल्ट कर दिया, अभी जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो देखो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मान लो ये बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अभी यहाँ पे आ नहीं रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना से शुरू हो गई। तो आपको देखो ये कॉन्सेप्ट ये भी होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है,
कोई भी हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज रखता हूँ, ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं चार्ज रखता हूँ तो इस चार्ज पे लगती है फोर्स, है फिजिकल टू क्यू ई, है ना। और फोर्स लगने की वजह से आपको होता है फिजिकल टू एम में भी होता है। तो इस फोर्स लगने की वजह से ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज करता है एक्सेलरेट। क्या करता है ये? एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है, वेलोसिटी जो है वो गेन करता है ये, है ना, बढ़ती है। तो वही वाली बात है, जितना ज़्यादा आप इसको पोटेंशियल बढ़ाएंगे, मान लो आप अपने इसका पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो मतलब वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास अभी कम काइनेटिक एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास अभी काइनेटिक एनर्जी कम थी, वो भी इलेक्ट्रॉन्स भी अब कहाँ जाना शुरू हो जाएंगे? एनोड की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, जो पहले नहीं जा रहे थे, है ना, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम थी। लेकिन जैसे जैसे हमने पोटेंशियल बढ़ाया, एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे पोटेंशियल बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो ये फोर्स बढ़ी, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स जो है ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब ये फोर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो ये जो चार्ज है, चार्ज ही है ना एक तरह का, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? फील्ड के अंदर है। तो चार्ज यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, है ना, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास पहले कम काइनेटिक एनर्जी थी, जिसकी वजह से वो एनोड की तरफ नहीं आ पा रहे थे, अब वो भी इस एनोड की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, है ना, पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। इसीलिए आपको क्या मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाओगे ना, आपकी करंट की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखो इस तरह से करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। देखो आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट की वैल्यू बढ़ती आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भैया आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहे हो। तो ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, इसकी भी एक लिमिट है ना। इसकी लिमिट ये है कि मान लो ये फ्रिक्वेंसी, ऐसे सपोज करते हैं, ठीक है, लेट करो कि ये 10 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, ऐसे समझने के लिए सपोज करते हैं कि मान लो 10 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का आप यूज़ कर रहे हो। अब इसकी भी एक लिमिट है कि ये 10 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पा रही है। ये जो आपने यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की, क्योंकि आप इंटेंसिटी भी नहीं बदल रहे हो, ठीक है ना, आप 10 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हो और इंटेंसिटी भी फिक्स है। ये देखो आपकी इंटेंसिटी फिक्स है, आपकी फ्रिक्वेंसी फिक्स है, आपकी इंटेंसिटी फिक्स है, आपकी फ्रिक्वेंसी फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वो भी फिक्स हैं। मान लो वो फिक्स है, मान लो वो 6 ही इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे और इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो भी तो फिक्स ही होंगे, है ना, वो ज़्यादा थोड़ी हो सकते, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे भाई? जब तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे? तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तुमने तो इंटेंसिटी फिक्स रखी हुई है। इसका मतलब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 6 निकल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। उसमें से 2 तो पहले ही पहुँच गए क्योंकि उनका एनफ काइनेटिक एनर्जी थी, तो आपको करंट की वैल्यू मिल गई 0 वोल्ट पे भी। अब जब आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो जाहिर सी बात है, तुम्हें मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास पहले कम काइनेटिक एनर्जी थी उनको भी एनर्जी मिल गई और वो भी एनोड की तरफ चलना शुरू हो गए, तो आपकी करंट की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार लेकिन है तो फिक्स ही इलेक्ट्रॉन। अब 6 के 6 जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो फिर आपको करंट की वैल्यू क्या मिलना शुरू हो जाएगी? कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद आप जितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ाओ, क्योंकि ये 2 चीज़ें फिक्स हैं आपकी, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिक्स ही होंगे। इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी अब वो कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब देखो आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही। ये देखो पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, है ना, दिखाई दे रहा है ना। अब देखो पोटेंशियल बढ़ा रहे हो लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ना, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं, इस रीजन में जो करंट है ना उसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड करंट। इस रीजन में जो करंट है ना उसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। सही है। अब तो हमें ये समझ आ गया कि पोटेंशियल बढ़ाने से क्या क्या हुआ, समझ आ गया। अब सपोज करो आप इसका ना एनोड का पोटेंशियल कम कर रहे हो। अगर आप एनोड का पोटेंशियल कम करते हो तो क्या होगा? देखो जब 0 रखा था, जब यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन, कुछ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, जैसे हमने सपोज किया था कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी, तो वो बिना अट्रैक्ट हुए भी जा ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पहुंच रहे थे। लेकिन अगर आप इसको पोटेंशियल अगर आप तुम नेगेटिव कर रहे हो, सपोज करो यहाँ से आपने क्या किया, इसका पोटेंशियल अब आप नेगेटिव कर रहे हो। अगर आप इस ए एनोड का पोटेंशियल अगर नेगेटिव कर रहे हो तो सोचो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच रहे थे, ये आएंगे? अब नहीं आएंगे, है ना। क्या होगा? अब हो सकता है 2 में से 1 ही पहुँचे, मतलब करंट की वैल्यू अब क्या होना शुरू हो जाएगी? करंट की वैल्यू अब कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने उसको और नेगेटिव किया तो एक आधा जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था वो भी नहीं पहुंचने लगेगा। आप इसको नेगेटिव कर रहे हो, वो नेगेटिव करने से क्या होगा भाई? ये नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव तो रिपेल नहीं होगा। रिपेल होगा तो जो आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन वो भी आना बंद कर देंगे।
ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आना बंद कर देंगे। तो एक ऐसा पोटेंशियल होगा, एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होगा जिस पे ये आ रही करंट जो है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये देखो, ये एक ऐसा पोटेंशियल है जहाँ पे आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ये जो पोटेंशियल होता है ना, ये जो पोटेंशियल होता है जिस पे, ये जो पोटेंशियल होता है जिस पे आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बंद हो रही है, वो नहीं आ रही है, खत्म हो रही है, तो उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल आपका, ये जो पोटेंशियल है ये आपका क्या कर रहा है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है ना, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। जब आपने इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया था फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, जब आपने इसको नेगेटिव किया फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लो जिनके पास बड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, उसको नेगेटिव रखने के बाद भी, रिपल्शन करने के बाद भी वो आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव पोलैरिटी आप इसकी बढ़ाते जाओगे, इसको नेगेटिव पोटेंशियल का जो वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, वो जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है नेगेटिव पोटेंशियल का, जब सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना बंद कर देते हैं, उस पॉइंट को उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, इस पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लिखते हैं हेडिंग, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि ये देखेंगे कि यार एक काम करेंगे ना, ऐसा सपोज करते हैं, इसका इफेक्ट समझने के लिए पता क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ना दो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करेंगे। मतलब पहले मान लो 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकी, फिर मान लो 20 हर्ट्ज़ की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की, और फिर देखेंगे कि क्या 10 हर्ट्ज़ और 20 हर्ट्ज़ की जो लाइट यूज़ की, तो क्या सबको दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही अलग अलग होगा। आप कुछ सोचो क्या होगा, अलग अलग होगा कि एक ही होगा। भाई साहब अलग अलग ही होगा, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, यहाँ पर रखूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, है ना। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये सपोज करो इस एक्सिस पे आपने वही, जैसे आपको बताया था मैंने, मान लो यहाँ पे आपने क्या है, इस एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, वही पोटेंशियल एट ए, यहाँ पे लिया हुआ है पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, ठीक है। ये जीरो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी तो वही है, ठीक है। मान लो जीरो पोटेंशियल पे भी, अब तुम्हें पता ही है, जीरो पोटेंशियल पे भी आपने, देखो यार, मान लो पहले आपने 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे फेंकी, 10 हर्ट्ज़ की लाइट जब यहाँ पे फेंकोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जैसे मैंने सपोज कर लिया था 6 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, जब 6 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास बड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, तो जब पोटेंशियल ए का जब जीरो भी था तब भी वो यहाँ तक पहुँच गए थे। तो वो वाली बात ही है कि यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर जब आपने इसको बढ़ाया, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पे नहीं आ रहे थे वो भी आने लगे, तो आपको करंट की वैल्यू ज़्यादा मिलने लगी। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया जब आपने इसको बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, और जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट हो सकते सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे वो सारे यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, इतना ज़्यादा पोटेंशियल कर दिया, तो अब आपको करंट की वैल्यू कांस्टेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बन रहा था, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे और तुम्हें पता ही है, फिर जब आप इसको नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं वो अब यहाँ पहुँचना बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे करंट जो है वो रुक जाएगी। और करंट जब रुक जाएगी तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा जिस पे ऐसा होगा, तो उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी। ये वाली कहानी तो सेम वही है। ये मान लो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, मान लो न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे ये सब कुछ हो रहा है ना। जैसे मान लो 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया था, तो 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ये बन रहा है। अब सपोज करो, अब आपने जो लाइट इंसिडेंट की ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, मतलब 10 हर्ट्ज़ की जगह पे तुमने क्या किया, मान लो 20 हर्ट्ज़ को यूज़ कर रहे हो। नाउ आप 20 हर्ट्ज़ की, आपने क्या किया, अब 10 हर्ट्ज़ की जगह पे आपने क्या किया, 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ की, यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई। याद रखना, आपने क्या बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उतने ही रहेंगे। मतलब जैसे 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से अगर 6 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे ना, तो 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से भी 6 ही इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। लेकिन फिर आप बोलोगे सर फिर फ़ायदा क्या हुआ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से? फ़ायदा ये हुआ कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए ना, उन 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है एज़ कम्पेयर टू 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो मतलब एनर्जी बढ़ी, नंबर नहीं बढ़ा, एनर्जी बढ़ी। ठीक है, नंबर कैसे बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा इंटेंसिटी से। अगर तुम इंटेंसिटी ज़्यादा करते हो, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा स्ट्राइक करवाते हो, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
हम इंटेंसिटी तो फिक्स ही रख रहे हैं, इस केस में भी हम इंटेंसिटी जो है ना वो फिक्स ही रख रहे हैं। हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी। तो अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, 10 हर्ट्ज़ की जगह 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं, तो निकलेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट उन 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। जैसे पहले वाले केस में हमने क्या कहा था कि 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो पोटेंशियल ए का जब जीरो, ए का वजह पोटेंशियल जीरो रखा था तब भी यहाँ पहुँच गए थे। अब क्योंकि 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ की है, अब हो सकता है 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जो बिना पोटेंशियल ए का, अपने पोटेंशियल ए का पोटेंशियल जीरो भी रखा है ना, अब 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन बिना पॉजिटिव हुए ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मतलब बिना ए का पोटेंशियल पॉजिटिव किए हुए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ν2 फ्रीक्वेंसी में जीरो पोटेंशियल पे आपको ज़्यादा करंट मिलेगी। ν2 फ्रीक्वेंसी के टाइम पे है ना, ν2 फ्रीक्वेंसी के टाइम पे जीरो पोटेंशियल पे, ν2 फ्रीक्वेंसी के टाइम पे जीरो पोटेंशियल पे आपको ज़्यादा करंट मिलेगी। तो यहाँ से ग्राफ, इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव किया तो क्या हुआ, बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यहाँ पे आ गए, है ना, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स वो भी यहाँ पे आ गए। मतलब जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात, हैं तो कितने, हैं तो 6 ही। 10 हर्ट्ज़ के टाइम पे भी 6 थे, 20 हर्ट्ज़ के टाइम पे भी 6 थे। तो इसका क्या मतलब होगा, जब इसको एनएफ पॉजिटिव कर देंगे तो क्या होगा, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपको यहाँ पे ये सैचुरेशन रीजन मिल जाएगा। और सैचुरेशन रीजन दोनों का सेम ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, इधर भी 6 ही थे, इधर भी 6 ही थे। बस फ़र्क ये था कि 20 हर्ट्ज़ के टाइम पे उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी एनर्जी बड़ी ज़्यादा थी। तो ठीक है ना, जीरो पोटेंशियल पे वो 4 इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी पहुँच गए। फिर बचे हुए 2 भी पहुँच गए, जब ए का पोटेंशियल बढ़ाया तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन भी पहुँच गए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास जो बचे हुए 6, जब मैंने ए का पोटेंशियल बड़ा ज़्यादा कर दिया तो बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। तो आपको ये सैचुरेशन वैल्यू एक तो कॉन्साइड कर गई, दूसरा बड़ी जल्दी अचीव हो गई, है ना, इसके कंपैरिजन में जल्दी अचीव हो गई। अब समझते हैं नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अब सोचो आप ए का पोटेंशियल नेगेटिव कर रहे हो। अब आपको पता है यार इनके पास इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास क्या थी, एनर्जी बड़ी ज़्यादा थी। तो इनको रोकने के लिए, नेगेटिव पोटेंशियल करना मतलब इसको रोक रहे हैं आप, तो इनको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, है ना। मान लो आपने नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा लगाया और 2 इलेक्ट्रॉन रुके, फिर आपको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, फिर 3 रुकेंगे, फिर और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ए पे, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, आपने ए को नेगेटिव कर दिया तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बड़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपको नेगेटिव पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ज़्यादा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो भी कैसा लगाना पड़ेगा भाई साहब, वो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी ना, उस टाइम आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या आएगा, वो पहला वाला केस में अगर ये आ रहा था तो दूसरे वाले केस में ये आएगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट के, है ना। स्टॉपिंग यहाँ से क्या समझ आता है हमें, यहाँ से समझ आता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आप यूज़ करोगे ना, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करोगे क्या कहते हैं इसको, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, उतना ज़्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलने वाला है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलने वाला है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक चीज़ और देखी आप लोगों ने, आपने कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होते हैं। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिख दूँ, एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होते हैं, उससे कम की फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। क्योंकि यार आपको पता नहीं यार, ये वही है जैसे कि एक तरह की नहीं पढ़ते थे केमिस्ट्री पढ़ते हुए आयनाइजेशन एनर्जी, एक ऐसी मिनिमम एनर्जी होती है जिसके बाद उससे ज़्यादा की एनर्जी अगर उसको दोगे तब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उससे कम की एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब कि वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी आप रखोगे तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसी के बेसिस पे ना
ये जो हम लोगों ने भी ये हमने पढ़ा ना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ ये सब कुछ, ये जितने भी हमने इफेक्ट पढ़े ना, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बहुत सिंपल है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या लॉज हैं ये समझते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देखो पहला लॉ है ना, ऐसे करके समझेंगे इनको। पहला लॉ है, हम समझेंगे रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी। पहला लॉ है किसके साथ मतलब रिलेट करता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ। यार ये सिंपल सा लॉ है, ये लॉ ये कहता है, जो भी मैंने आपको समझाया, पहला लॉ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का ये कहता है कि एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फेनोमेना है वो शुरू होता है, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी जो मैंने आपको समझाया ना, यही आपका पहला लॉ, कि एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है। अगर आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज़ नहीं करते हो, मान लो जैसे सपोज करते हो ये आपके साथ एक मेटल है, ठीक है, सपोज करो इसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हर्ट्ज है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप 9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे डालते हो, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होना। आप 10 हर्ट्ज की डालोगे तब इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपका पहला लॉ है। पहले लॉ में आपने क्या करना है, सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, बस सीधी सी कहानी है, ठीक है। सेकंड है रिगार्डिंग इंटेंसिटी। अब ये भी आपने पढ़ा, ये तो सारा वही है जो अभी भी पढ़ा ना हम लोगों ने, मैंने आपको बताया ना, जो यहाँ पे पढ़ा ना, इसी को समअप करके लॉ बनाए हुए हैं, इसी को समअप करके लॉ बनाया हुआ है। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। अब ये पता ही है तुम्हें, इंटेंसिटी का लॉ क्या कहना है आपने, बस इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, तो मतलब लॉ ऑफ ये इंटेंसिटी का लॉ बता दिया आपने। ये कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी के। ये बोलना है सिंपल, यही एक लाइन लिखनी है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। थर्ड लॉ जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, रिगार्डिंग टाइम। रिगार्डिंग टाइम मतलब देखो, मतलब टाइम से कैसे रिलेट करता है यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फेनोमेना ना, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे ही फोटोन, मान लो ये फोटोन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा ना, उसी समय, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे ही फोटोन इस मेटल पे गिरेगा उसी समय इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला फोटोन जब इस पे गिरेगा उसी समय इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ये नहीं है कि फोटोन गिरा फिर उसने एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब थोड़ा बहुत टाइम लेगा उसके बाद वो एमिट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा उसी समय विद नो टाइम, कोई टाइम लैग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है। फोर्थ लॉ का क्या कहता है, फोर्थ लॉ जो है ना वो है वही एनर्जी के रिगार्डिंग है, ठीक है। रिगार्डिंग एनर्जी, वो तो तुम्हें पता ही है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है, उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होने वाला है ना। ये वही है कि जितने ज़्यादा, ये वही हमने जो भी पढ़ा ना यहाँ पर, ये जो पढ़ा यही है आपका फोर्थ लॉ, कि जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होने वाला है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आप लाइट फेंकोगे उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिलने वाला है। तो ये समझ लो जो भी हम लोगों ने वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो हम लोगों ने समझा ना, उसी का समअप है, और वो समअप इस तरह से लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो ये लॉज कुछ इस तरह से, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे तो क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद ये काम शुरू होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। रिगार्डिंग इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। रिगार्डिंग टाइम मतलब ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कोई टाइम लैग नहीं है बिटवीन द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ फोटोन। जैसे फोटोन गिरेगा उसी टाइम इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। रिगार्डिंग एनर्जी मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और जितनी एनर्जी की रेडिएशन इस पर गिरेंगी उतना ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ये लॉज आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा सा तो मैं तुम्हें हिंट दे ही दिया है आइंस्टाइन ने बेसिकली क्या बोला था। तो पूरी इसकी इक्वेशन आएगी, छोटी सी डेरिवेशन ड्राइव होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझेंगे, और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेंगे। और आपका ये पूरा चैप्टर जो है ना, उसका जो एक पार्ट है, पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ बट उसका एक पार्ट जो है ना, जो
देखो मैं आपको बताया था ना, जो उसका एक पार्ट था ना, ये देखिए ये डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन। तो हम लोग जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है ना, ये अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।